हाँ, हम लोग एमपीएसआई मेंस पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसमें पॉलिटी स्टार्ट किया है, यानी पेपर फर्स्ट का पार्ट जो भी है पॉलिटी है, जिसमें पॉलिटी और लास्ट में थोड़ा सा इकोनॉमी है, उसको मैंने स्टार्ट किया है। तो इसके अंतर्गत में तीसरा जो पॉइंट है इसमें शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने शक्ति पृथक्करण के संबंध में इसका कॉन्सेप्ट बताया है, फिर इसकी अवधारणा की पृष्ठभूमि बताई है, और अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की स्थिति क्या है इसके बारे में हमने बता दिया है। थोड़ा सा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संदर्भ में शक्ति पृथक्करण। भारतीय संदर्भ में शक्ति पृथक्करण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एमपीएसआई मेंस चल रहा है और ये पेपर है फर्स्ट और पार्ट है बी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम भारतीय संदर्भ में शक्ति पृथक्करण की बात कहें, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि शक्ति पृथक्करण की जो वास्तविक स्थिति है, यानी वास्तविक जिसका स्वरूप है, वो अमेरिकी संविधान में मिलता है, जबकि भारत में जो है शक्ति पृथक्करण वास्तविक ना होकर के आभासी है, यानी हमने जो है पूरी तरीके से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया है ना। कहीं न कहीं झलक मिलती है, इसलिए हम कह देते हैं कि शक्ति पृथक्करण अमेरिका में वास्तविक है, भारत में इसकी स्थिति आभासी है, यानी हम कहीं समझ में आता है कि शक्ति पृथक्करण है कहीं नहीं, इस तरह से। तो इसका थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं भारत में शक्ति पृथक्करण के संबंध में, इतिहास के संबंध में। तो भारत में शक्ति पृथक्करण का सर्वप्रथम वर्णन वैदिक साहित्य तथा नारद साहित्य में मिलता है ना। भारत में शक्ति पृथक्करण का जो वर्णन है, सर्वप्रथम वर्णन वैदिक साहित्य तथा नारद स्मृति है, एक्चुअली नारद स्मृति साहित्य लिखा है, इसमें नारद स्मृति है ना, इसमें मिलता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का हल्का सा जिक्र आया, अलग अलग लोगों को शक्तियां बांटी गई, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग कार्य लोगों को बांटे गए। वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसका जो पुरुष सूक्त है, वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसमें जो कार्य है, अधिकार है, अलग अलग वर्णों को बांट दिए गए थे। तो वहां से जो है इसको हम इसके उद्भव मान सकते हैं शक्ति पृथक्करण। और नारद स्मृति में भी इस तरह का जिक्र मिलता है। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 है, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को डिवाइड कर दिया गया, कार्यों को विभाजित कर दिया गया है ना। उसके कार्यों को 2 भाग में बांट दिया गया, एक तो राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य है ना। राजनीतिक कार्य जो होते थे वो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर्स था उसको दिए गए थे, जो वाणिज्यिक कार्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए थे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 2 बोर्ड बना दिए गए। इसी को कहते हैं कंपनी पर द्वैध शासन, जो 1784 में लागू हुआ था। कंपनी पर द्वैध शासन का मतलब ये था कि कंपनी के ऊपर 2 बोर्ड बन गए। एक बोर्ड हुआ करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके ऊपर था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो कंपनी के ठीक ऊपर बोर्ड था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाणिज्यिक कार्यों को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक कार्यों को देखता था कंपनी के। तो इस तरीके से कंपनी के जो कार्य थे ओवरऑल, उनको 2 भाग में बांट दिया गया, राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य। राजनीतिक कार्यों को संपादित करने का काम, उनकी देखरेख करने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को करना होता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों की देखरेख करनी होती थी। तो इस तरीके से ये है
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ये है इस संबंध में। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था, यानी इसमें दो सूचियां हो गई थी, सॉरी विषय दो भाग में बट गए थे, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। टोटल जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषयों के संबंध में जो कानून है केंद्रीय विधायिका बनाती थी, प्रांतीय विषयों के संबंध में कानून प्रांतीय विधायिका बनाती थी। तो पहली बार जो विषयों का डिवाइडेशन यहाँ पर 1919 के अधिनियम में किया गया। फिर 1935 के अधिनियम में जो दो विषय थे पहले उनको तीन भागों में बांट दिया गया, तीन सूचियां हो गई, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो इस तरीके से ये है स्टार्टिंग की चीजें शक्ति पृथक्करण के संबंध में। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पुरानी व्यवस्था थी, ब्रिटेन की व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, उसको कंटिन्यू रखा गया, है ना। ब्रिटिश अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया। इसके तहत विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच जो है अलगाव नहीं है, दोनों के बीच ओवरलैप है, संबंधित है दोनों, है ना। भारत में ब्रिटिश अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित होने के कारण भारत में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य अलगाव न होकर दोनों परस्पर संबंधित है ना, दोनों का संबंध है ना। कहीं न कहीं जो है जो कार्यपालिका है विधायिका से ही बनती है, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं विधायिका के ही सदस्य होते हैं, इस तरीके से इसमें बात कही गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पर जो है जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण शक्तियों का पृथक्करण ज्यादा स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका के बीच अलगाव नहीं है, दोनों संबंधित। फिर यहाँ पर मैंने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका में तो दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक संवैधानिक या नाममात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक या नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक नाममात्र की कार्यपालिका केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। वहीं वास्तविक कार्यपालिका केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होती है और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो इस तरीके से दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है। ये ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर महाराजा होता है, वहां पर राजा होता है, महाराजा होता है, महारानी होती है। अभी वहां पर महाराजा है, राजा है, चार्ल्स सदी। तो इस तरीके से ब्रिटेन में जो राजा की स्थिति वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की स्थिति सेम है, जो वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दोहरी सदस्यता। इसमें दोहरी सदस्यता पाई जाती है। दोहरी सदस्यता मतलब कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, यानी मंत्री बनने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह पाएंगे, है ना। तो कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। विधायिका का मतलब यहाँ पर संसद या राज्य विधानमंडल, यानी कोई संसद का सदस्य ही जो है मंत्री बन सकता है या राज्य विधानमंडल का सदस्य राज्य में मंत्री बन सकता है। अगर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर ऐसा होना पड़ेगा। इसके बाद कार्यपालिका तथा विधायिका परस्पर संबंधित होती है। संबंधित मतलब वही है कि कार्यपालिका विधायिका से ही होकर आती है, यानी विधायिका से ही नियुक्त की जाती है कार्यपालिका के सदस्य। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको हमने संविधान के संदर्भ में बताया है यहाँ पर। इसका मतलब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 का तीसरा क्लॉज है। जो हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो वास्तव में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है
और राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा इसलिए है कि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों को ही केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को गिराने का अधिकार है ना। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को गिरा सकता है, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को गिरा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद विधानसभा की प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को यानी केंद्र सरकार को त्यागपत्र देना होता है, यानी सरकार गिर जाती है। उसी तरीके से विधानसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्य सरकार को त्यागपत्र देना होता है, राज्य मंत्रिपरिषद गिर जाती है। तो ये उत्तरदायित्व का मतलब है, जिसका उल्लेख आगे मिलेगा। तो केंद्र स्तर पर आर्टिकल 75 का तीसरा पॉइंट, राज्य स्तर पर इसका आर्टिकल है 164 का तीसरा पॉइंट, है ना। तो ये है इस तरीके से दो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को तथा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को गिराया जा सकता है। ये है संसदीय प्रणाली की खास बात। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण किस रूप में, कहां पर इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है 50 है। हालांकि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पर हल्की सी झलक शक्ति पृथक्करण की मिल रही है। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसके बावजूद संविधान के कुछ अनुच्छेदों में इनका उल्लेख मिलता है या इससे संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 50। शक्ति पृथक्करण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 50। सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 50 में कहा गया है। डीपीएसपी के अंतर्गत यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसका जिक्र मिलता है। ये वही चीज है। आर्टिकल 121 है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में संसद में कुछ शर्तों को छोड़कर कोई चर्चा नहीं होगी, है ना। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में चलती है न्यायाधीशों के विरुद्ध, तो उसको छोड़कर के बाकी न्यायाधीशों के संबंध में कोई चर्चा कहां पर नहीं होगी, संसद में नहीं होगी, है ना। संसद में जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में चर्चा नहीं होगी। महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो संसद में चलती है उसको छोड़ करके, ठीक है। तो ये आर्टिकल 121 में बात कही गई है। इसी तरीके से 211 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कि किसी भी न्यायाधीश की कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी भी राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी, है ना। राज्य विधानमंडल में भी चर्चा नहीं होगी और संसद में भी चर्चा नहीं होगी। संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है उसको छोड़ करके बाकी चर्चा नहीं होगी न्यायाधीशों के संबंध में, ऐसा लिखा हुआ है। आगे आर्टिकल 123, ये भी पता है, अध्यादेश जारी करने के संबंध में है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये उसका विधायी कार्य है ना। संसद का काम विधायिका जो है विधि निर्माण का काम करती है, लेकिन कार्यपालिका को ये काम सौंपा गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो विधायिका का काम मतलब विधि निर्माण संबंधी काम है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का कुछ शर्तों में अध्यादेश जारी करके विधायी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है ना। अध्यादेश जारी करना ये विधायी शक्तियों का प्रयोग, विधायिका की शक्ति है ये, लेकिन कुछ कंडीशन में राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है अध्यादेश जारी करके। इसी तरह का आर्टिकल 213 है जिसमें राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। 213 आर्टिकल ये राज्यपाल को अधिकार, ये चीज राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल को कुछ शर्तों में अध्यादेश जारी करके विधायी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दिया गया आर्टिकल 213 के तहत। इसी तरीके से अनुच्छेद 122 है, संसद की कार्रवाई की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये संसद के संबंध में है ना। मतलब संसद की कार्रवाई वैध है या वैध है, इसके संबंध में जो है न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। संसद की कार्रवाई के संबंध में है ना। संसद कोई विधेयक पास करती है तो उस विधेयक के संबंध में
जांच हो सकती है, लेकिन संसद के अंदर जो कार्रवाई होती है उसको लेकर के जो है किसी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से 212 है ये, राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई की वैधता के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल की जो कार्रवाई चलती है उसकी वैधता को लेकर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यानी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसी तरीके से अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची है, 3 सूचियां 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समर्थ सूची। इन सूचियों के संबंध में कौन विधि बनाएगा, इसका जिक्र जो है संविधान में किया गया है, आर्टिकल 246 में किया गया है। 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा समर्थित सूची के अंतर्गत 2 बार आ गया एक्चुअली, के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और आर्टिकल 200 देखो 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि 3 सूचियों के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, और आर्टिकल 246 में बताया गया है कि इन विषयों को लेकर के विधि कौन बनाएगा। तो संघ सूची के संबंध में विधि संसद बनाएगी, राज्य सूची के संबंध में विषयों के संबंध में विधि राज्य विधानमंडल बनाएगी, समर्थित सूची को लेकर के विषय जो है दोनों बनाएंगे, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है, हालांकि राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है विशेष परिस्थिति में, लेकिन सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो 5 परिस्थितियां हैं जब राज्य विधानमंडल संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। 5 परिस्थितियों में वो विशेष परिस्थितियां, उसमें आर्टिकल 249, 250, 253, 250, 252, 253 और 356। ये हालांकि हम अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, वहां पर इसका जिक्र आएगा, है ना। यहाँ पर मैं डिटेल उतना नहीं कर रहा हूँ, तो ये इस तरह यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल 361, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को अपनी कार्यालय की शक्तियों तथा कर्तव्यों के प्रति और प्रदर्शन करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल पर, इसमें खास बात है कि राष्ट्रीय राज्यपाल पर फौजदारी मामलों में पद पर रहते हुए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दीवानी मामलों में 2 माह पूर्व सूचना के उन पर केस दायर हो सकता है। ये आर्टिकल 361 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। 72 यानी न्यायालय द्वारा जो कोई दंडादेश या कोई सजा सुनाई जाती है उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। इसी तरीके से 161 आर्टिकल आता है। आर्टिकल 161, राज्यपाल को न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को ही जो है न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश या सजा सुनाई जाती है उसको क्षमा कर सकते हैं। हालांकि राज्यपाल को कम अधिकार है इसके संबंध में, राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार है। जैसे राज्यपाल जो है मृत्यु को क्षमा नहीं कर सकता है, और सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए कोई दंडादेश को समाप्त नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता है, बाकी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को बाकी अधिकार है, राष्ट्रपति को सारे अधिकार है। राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले के संबंध में सजा सुना सकता, क्षमा कर सकता है। लघुकरण, प्रलंबन है, क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, प्रलंबन है ना, राष्ट्रपति कर सकता है। मर्दन को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। सैनिक न्यायालय द्वारा कोई दंड की सजा सुनाई जाती है उस पर भी जो है उसको समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल जो है मृतदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, और सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के संबंध में सजा को कम नहीं कर सकता है। बाकी राज्यपाल को भी क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रलंबन का अधिकार दिया गया है। तो ये इस तरीके से आर्टिकल 161 यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है भारत में जांच तथा संतुलन की प्रणाली। विभिन्न सरकार की विभिन्न शाखाओं के मध्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य जो है जांच एवं संतुलन की प्रणाली भारत में प्रचलित है। किस तरीके से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे की जांच कर सकते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, और उनके बीच संतुलन की स्थिति बनी रहती है, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर तीनों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है।
तो सबसे पहले आता है कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य जांच तथा संतुलन की प्रणाली। कार्यपालिका विधायिका कैसे एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, जांच करते हैं और उनके बीच कैसे संतुलन की स्थिति बनी रहती है, ये यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आता है भारत में विधायिका कार्यपालिका को गिरा सकती है, अपदस्थ कर सकती है। कैसे कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम, यानी लोकसभा में और राज्य में विधानसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कार्यपालिका अर्थात जो है केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार, राज्य मंत्रिपरिषद अपदस्थ हो सकती है, उसको गिराया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि भारत में विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है, यानी सरकार को गिरा सकती है। कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति तथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ विधायिका कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है, दूसरी ओर कार्यपालिका विधायिका को भी हटा सकती है, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से लोकसभा विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, है ना। तो दोनों चीजें हैं, ये है एक दूसरे पर नियंत्रण, एक दूसरे की जांच और उनके बीच संतुलन, ऐसे आपको समझ सकते हैं ना। तो कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से क्रमशः लोकसभा और विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। लोकसभा विधानसभा यानी विधायिका, राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका, राज्यपाल यानी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका विधायिका को विघटित कर सकती है और विधायिका कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है। तो दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्ध कर सकते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसके बाद आता है सत्रों के दौरान विधायिका द्वारा कार्यपालिका यानी सरकार आएगा, कार्यपालिका सरकार के कार्यकलापों का मूल्यांकन किया जाता है। जब सत्र चलते हैं, मीटिंग्स होती हैं संसद या राज्य विधानमंडल की, तो उस दौरान जो है कार्यपालिका के जो कार्य है, यानी सरकार के जो कार्य है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। उन पर बहस होती है कि सरकार ने क्या किया, आलोचना की जाती है कि सरकार ने सही नहीं किया, गलत किया है ना। तो इस तरह से मूल्यांकन विधायिका सरकार के कार्यों को करती है। इस तरीके से कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विधायी शक्ति के रूप में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जैसे मैंने बताया है। यानी कार्यपालिका जो है विधायिका के कार्य कर सकती है। विधायिका का काम क्या है? विधि बनाने का काम। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है, ये एक तरीके से विधायी अधिकार होता है जो राष्ट्रपति राज्यपाल को संविधान द्वारा दिया गया है। इसका हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं 123 से 213। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद आता है संसद यानी विधायिका संघ की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति को महाभियोग पारित करके हटा सकती है। विधायिका जो है यानी संसद कार्यपालिका का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसको हटा सकती है, अपदस्थ कर सकती है। राष्ट्रपति विधायिका के विधेयकों को वीटो कर सकता है। राष्ट्रपति जो है विधायिका के जो विधायिका के जो विधेयक होते हैं उनको वीटो कर सकता है, यानी उनको उन पर सिग्नेचर करने से मना कर सकता है, या उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या उनको अपने जेब में रख सकता है ना। 3 प्रकार के वीटो होते हैं ना। जो वीटो है वो 3 प्रकार के वीटो होते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं। एक होता है अत्यांतिक या पूर्ण वीटो, उसको बोला जाता है। राष्ट्रपति को वहां पर डिटेल में पढ़ते हैं, ये विधायी अधिकार है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा है जेबी यानी पॉकेट, है ना। एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट वीटो, ये 3 प्रकार के वीटो होते हैं जिनके माध्यम से विधायिका द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में पास होता है और राष्ट्रपति उसको वीटो कर सकता है, यानी उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। ठीक है, ये है। इसके अलावा कार्यपालिका के सदस्य मंत्री तथा प्रमुख राष्ट्रपति राज्यपाल विधायिका संसद राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं, है ना। मतलब विधायिका से ही जो है मंत्री बनते हैं, और जो राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं वो अपनी अपनी विधायिका के अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, है ना। जैसे संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा तक राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद राज्यपाल से मिलकर बनती है। तो ये है संबंधों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे।
इसी प्रकार से विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य जांच एवं संतुलन की स्थिति, है ना, प्रणाली। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी होगी ये जो है संसद डिसाइड करती है। जैसे भी 33 + 1 यानी 34 है ना, तो ये डिसाइड की गई है। इसके पहले 30 + 1 यानी 31 थे, 31 थे, इसके पहले 26 थे। तो ये समय समय पर संसद जो है एक अधिनियम पास करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को डिसाइड करती है। वर्तमान में ये जो संख्या डिसाइड की गई है 2019 में डिसाइड हुई है ना। टोटल है 34, 1 + 33। संसद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है ना। संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी इसके संबंध में व्यवस्था करती है। जैसे भी कॉलेजियम सिस्टम चलता है, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में हो रही है, राष्ट्रपति करते हैं। संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। देखो यहाँ पर कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी, तीनों का संबंध है ना। संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, हटाते हैं। इसके बाद न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत आते हैं। विधायिका संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों की न्यायिक समीक्षा करके उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है ना। न्यायपालिका को एक बड़ा अधिकार है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए जो भी कानून विधायिका द्वारा पास किए जाते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। और अगर वो संविधान के विरुद्ध है कानून तो उनको जो है असंवैधानिक घोषित किया सकता है, उनको समाप्त घोषित किया सकता है। ये न्यायपालिका का विशेषाधिकार है। न्यायपालिका ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को निरस्त कर दिया है ना, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। कॉलेजियम प्रणाली जो थी परंपरागत, उसको हटा दिया गया और उस प्रणाली के स्थान पर एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस आयोग में न्यायाधीशों के साथ साथ एक कानून मंत्री सदस्य के रूप में सम्मिलित था। इसको जो है न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका का न्यायपालिका पर हस्तक्षेप मानते हुए आर्टिकल 50 के उल्लंघन के आधार पर ये 99 जो संविधान संशोधन था उसको समाप्त कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। यानी अभी वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही नियुक्तियां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की हो रही है। तो ये इस तरीके से ये है। इसके बाद आगे है न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कानूनों को विधायिका पुनः वैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका जो है, अगर न्यायपालिका किसी कानून को अवैध घोषित न्यायपालिका ने किया है तो जो है संसद या विधायिका पुनः उसको वैध घोषित कर सकती है। ये अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले में ऐसा हुआ था। ये वैध है, एक्चुअली वैध लीगल है ना। और ये SC/ST एक्ट के संबंध में 1989 के संबंध में ऐसा हो चुका है। ये उदाहरण है, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है, इसको लेकर के काफी खींचतान हुई। विधायिका न्यायपालिका में विधायिका ने उसको अवैध घोषित कर दिया, न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया, फिर विधायिका ने उसको पुनः जो है वैध घोषित किया। ये ऐसा हुआ है 2015-2018 की बात बता रहा हूँ। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है ये। 2015 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, 2018 में भी अमेंडमेंट हुआ। तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच काफी टकराव की स्थिति इस अधिनियम को लेकर के रही है। ठीक है, तो यहां तक मैंने कराया है। इसमें कुछ और चीजें अभी बची हुई हैं, तो एक लेक्चर इसमें भी होगा, तब ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ये जो प्रणाली है, ये कंप्लीट हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसके आगे कल मैं कंटिन्यू करूंगा।
आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।